हेलो दोस्तों, मैं पूजा गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूं अरोरा आईएएस की टीम की तरफ से। तो आप सबको पता ही है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपने जो करंट अफेयर है हमारा साल भर का, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं और उसी कड़ी में कुछ और टॉपिक्स को हम क्या करेंगे आज देखेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तो वो है सोलर मॉड्यूल्स हेतु पीएलआई। क्या है? पीएलआई योजना। क्या मतलब? जो हमारे शोर मॉड्यूल्स है उसके निर्माण हेतु क्या किया जा रहा है, पीएलआई योजना, यानी मतलब पीएलआई योजना के तहत उसको बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। किनको? सोलर मॉड्यूल्स निर्माताओं को जो निर्माण कर रहे हैं। अभी क्या होता है हमारे देश में, अभी जो हम देखो, पहली बात कि अभी क्या हो रहा है कि सारा का सारा जो देश है, जितने देश हैं, पूरी दुनिया इस पीछे भाग रही है कि हम कब कार्बन न्यूट्रल हो जाए। जैसे कि इंडिया ने पंचामृत में अपना टारगेट सेट किया है 2017 का, चीन ने सेट किया, यूरोपियन यूनियन ने किया, यूएसए ने किया, तो ऐसे ही सबने अपना अपना टारगेट सेट कर रखा है। तो अब हम कार्बन न्यूट्रल कैसे होंगे? कार्बन न्यूट्रल का आपको पता है मतलब क्या होता है कि हम जितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं हम उतना क्या कर दे, उसको सिंक कर दे। ठीक है, तो ये कैसे होगा? एक तो आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ये जो सबको पता है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसके एमिशन को कम तो करना पड़ेगा। और वो एमिशन कम कैसे करेंगे? जब हम हमारी जो इंडस्ट्रीज है, जो हम जहां भी हमें किस चीज की जरूरत है, जहां भी हमें एनर्जी की जरूरत है, वहां पे हम क्या करें, हम नवीकरणीय ऊर्जा को प्रयोग करें। तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम कार्बन न्यूट्रल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा की तरफ, पवन ऊर्जा की तरफ, वायु ऊर्जा की तरफ बढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो अब पवन ऊर्जा के लिए हो गए जैसे कि सोलर पैनल्स वगैरह लगाए जाते हैं। वैसे ही क्या हो गया कि अगर हमें सूर्य ऊर्जा या सौर ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए मॉड्यूल्स लगाने पड़ते हैं। मॉड्यूल्स मतलब आपने देखे ना, इतने बड़े बड़े जो सोलर पैनल्स होते हैं वो क्या है, मॉड्यूल। तो ये क्या होता है, अभी हम इसको कहाँ से मंगवाते हैं? अभी हम चाइना से मंगवा रहे हैं। हमारे इंडिया में इसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। ठीक है, तो अभी सरकार क्या कर रही है, एक तो सरकार आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ा रही है, उसी में एक कड़ी और जोड़ दिया है। उसने क्या कहा है कि सोलर मॉड्यूल्स को भी अपने देश में ही बनाओ। उसके लिए वो क्या कर रही है, वो इंसेंटिव दे रही है। और वो किस स्कीम के तहत दे रही है? पीएलआई योजना के तहत दे रही है। अभी हम पढ़ेंगे पीएलआई योजना क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी देखेंगे। तो बताया है कि सोलर मॉड्यूल्स को निर्मित करने के लिए सरकार ने क्या किया है, इसको पीएलआई योजना के तहत लेके आया है। क्यों? क्योंकि अभी जो हम सोलर पैनल्स बनाते हैं, कहाँ से मंगवा रहे हैं? वो अभी हम चीन से मंगा रहे हैं। और आपको पता है कि चीन के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, क्योंकि विदेश नीति में हमारा कितना व्यापार किस देश के साथ हो रहा है ये भी बहुत इम्पैक्ट करता है हमें कि हम उनके साथ आगे रिलेशन कैसे रखें। अभी हम चाइना के खिलाफ अग्रेसिव इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम इकोनॉमी में बहुत सारी चीजों के लिए अभी भी क्या है, चाइना पे डिपेंड है। इसलिए हमें अभी खुद को आत्मनिर्भर बनाना है, उसके बाद इन सब चीजों से लड़ाई करनी है। तो अब आपको समझ आ गया कि हमने क्या किया है, न्यूज क्या थी। इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। एक तो देखो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज की विनिर्माण की बात कर रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्या लगेगी, फैक्ट्री लगेगी, उसका कोई मालिक होगा। उसके अलावा सीमेंट चाहिए, लैंड चाहिए, आपको बनाने के लिए मजदूर चाहिए, काम करने के लिए मजदूर चाहिए, मशीनें चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली आप हर जगह क्या कर रहे हो, हर जगह आप रोजगार का क्रिएशन कर रहे हो। तो क्या होगा, इससे इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, 7,80,000 के करीब रोजगार, क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार की मांग बढ़ेगी। मांग जो है हमारे रोजगार की वो क्या हो जाएगी, वो कम होगी। क्यों? क्योंकि हम इतने रोजगार प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा हमें प्रत्यक्ष निवेश होगा। क्यों? हम एफडीआई वगैरह के लिए बार बार देखते रहते हैं कि भाई हमारे पास एफडीआई है, इस सेक्टर में है, इस सेक्टर में है। तो अब क्या है कि सरकार ही इनको क्या कर दे रही है, पीएलआई योजना के तहत इंसेंटिव दे रही है। तो अब आपको क्या हो जाएगा, आपको प्रत्यक्ष निवेश भी मिल जा रहा है। और हम ज्यादा क्या कर पाएंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी देश जो लगा रहा है, बना रहा है, तो उसमें क्या है कि अगर हम बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं तो उसमें हमारा खर्चा ज्यादा लग जाता है। और अगर हम खुद से ही निर्मित कर रहे हैं तो हमारा पैसा हमारे ही देश में रह जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, चाइना से मंगवाते हैं तो हम अपने देश का पैसा कहाँ दे रहे हैं, चाइना को दे रहे हैं। चाइना अपनी जीडीपी में लगा रही है और ग्रोथ कर रही है। लेकिन अगर हम अपने ही देश में बना लेंगे और अपने ही देशवासियों को वो पैसे देंगे तो वो घूम फिर के कहाँ आ जाएगी, अपने ही इकोनॉमी में चलती रहेगी और हमारा जीडीपी ग्रो करेगा। ये क्या होगा, और इसके अलावा जो हमारे क्या नाम है, राजकोषीय घाटा जो है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा।
तो ये सब कुछ इसके महत्व है। इसके अलावा ये पीएलआई योजना देखते कि पीएलआई योजना है क्या। तो पीएलआई योजना कुछ और नहीं है, उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन है। इसमें ये नहीं है कि आपको उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसमें ये सिस्टम होता है कि मान लो कि कोई कंपनी है, जूतों वाली कोई कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है, वो 50 जोड़े जूते बनाती है, मतलब उसका मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो 50 पेयर्स है जूतों का बनाने का, ठीक है। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा देखो आप 50 तो बनाते ही बनाते हो, लेकिन अगर आप इसमें क्या कर दोगे, 60 बनाना शुरू कर दोगे, तो हम क्या करेंगे, आपको ये जो खर्च होगा इसका, इस पे हम क्या देंगे, आपको इंसेंटिव देंगे, प्रोत्साहन देंगे, पैसे और देंगे। मतलब अगर आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो हम आपको प्रोत्साहन के स्वरूप में क्या देंगे, वित्तीय सहायता देंगे। ये वाली स्कीम है इसके अंदर, ठीक है। ये 2020 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके तहत पहले क्या है, कुछ ही सेक्टर जो थे उनको ऐड किया था। अब क्या कर रही है, धीरे धीरे सरकार बढ़ाई जा रही है, जैसे कि मोबाइल और संबंधित घटक, विद्युत घटक, चिकित्सा उपकरण इत्यादि के लिए लक्षित किया गया था। जब स्टार्ट किया गया था 3 उद्योगों के लिए, अब क्या किया है, बढ़ा के उसको आगे कर दिया गया है। संदर्भ देखो, योजना के तहत प्रोत्साहन क्या किया जा रहा है, योजना के तहत संवर्धित बिक्री के आधार पर, कि बिक्री कितनी हो रही है उसकी गणना के आधार पर प्रोत्साहन राशि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए न्यूनतम 1% से लेकर औषधि के संबंध में 20% तक भी ये जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि और भी कई अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें हम दे रहे हैं, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आईटी सेक्टर, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल और धातु और खनन, कपड़ा परिधान, ड्रोन इत्यादि, इन सब में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कुल टोटल 14 सेक्टर हैं जिनमें हम क्या दे रहे हैं, पीएलआई योजनाओं की घोषणा अभी तक हम कर चुके हैं। तो अब आपको मोटा मोटा समझ आ चुका है ये किस लिए, इसका उद्देश्य हमने पहले ही बता दिया। इससे हमारी चीन पे निर्भरता कम होगी, हमारे देश में रोजगार पैदा होगा, आयात बिल जो राजकोषीय घाटा है वो कम होगा, और इसके अलावा योजना विदेशी कंपनी को भारत में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। तो ये क्या था गाइस, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, तो क्या है हमारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022। ये क्या है, ये हमारे गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है उसने एक क्या लेके आई है, एक नीति लेके आई है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। लॉजिस्टिक से आप समझ रही होंगे कि परिवहन के बारे में ये बातचीत कर रहा है। राष्ट्रीय मतलब पूरे देश के लिए ये नीति लेके आया गया है, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हम इसका उद्देश्य बताओ, पहले गवर्नमेंट ने इसका उद्देश्य बताया है कि अंतिम छोर तक त्वरित वितरण करना, साथ ही परिवहन से संबंधित चुनौतियों को समाप्त करना। मतलब एक चीज जहां से प्रोडक्शन हुआ है, मतलब हम कृषि का एग्जांपल ले लेते हैं कि जब वो खेत से जहां से स्टार्ट हुआ है, खेत से जब कटाई हुई है, तब से लेके इसको मार्केट तक पहुंचाना और मार्केट में बेचना तक के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लॉजिस्टिक कह रहे हैं, ठीक है, यानी परिवहन कह रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अभी हम जो लॉजिस्टिक वाली जो हमारी नीति है, इसके तहत हमारे जीडीपी का खर्च कितना आता है, अगर हमारी जीडीपी का 16 से 18% खर्चा किस में चला जाता है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें 16 से 18% हम किस चीज को दे रहे हैं, सिर्फ परिवहन पे ही खर्च कर दे रहे हैं। जबकि अन्य जो जीडीपी है, मतलब अन्य जो देश हैं, उनकी जीडीपी का सिर्फ 3 से 4% ही किस पे जा रहा है, इन लॉजिस्टिक पे खर्च हो रहा है। तो अब एक बात बताओ, क्या ऐसा थोड़ी है कि जो ट्रक 1 किलोमीटर के लिए 1 लीटर तेल खाती है, अब क्या वो दूसरे देशों में जा रही है तो क्या कम खा रही है, ऐसा है कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रक का ये सिस्टम नहीं है कि भाई वो 1 किलोमीटर चल रही है तो यहाँ 1 लीटर ले रही है और किसी और देश में जाके वो आधा लीटर ही पी रही है, ऐसी बात नहीं होती है। बात होती है कितनी देर, मान लो कि कोई सड़क है, ठीक है, ये क्या है, ये बीच में टूटी फूटी है, अगर हमको क्या जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, टूटी फूटी है, तो आप उसके हिसाब से क्या करोगे, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आपकी स्पीड भी कम होनी। उसके अलावा आप मान लो कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो आपको क्या और भी धीरे चलाना पड़ेगा, और आप धीरे चलाओगे तो क्या सिस्टम है उस टाइम पे, आप ये तो है नहीं कि आप अपनी गाड़ी बंद कर दोगे, और जब तक आप गाड़ी नहीं बंद करोगे तब तक आपका पेट्रोल वो खत्म हो रहा होता है। तो पेट्रोल खत्म हो रहा होता है तो क्या सेंस निकल रहा है कि आपने दूरी भी तय नहीं की और पेट्रोल भी खत्म कर दिया, तो आपका खर्चा बढ़ गया ना, कि जो 1 लीटर में आप 1 किलोमीटर तय कर सकते थे उसको आप 1.5
आपको क्या लेना पड़ेगा, 1.5 लीटर तेल लेना पड़ेगा 1 किलोमीटर ही रास्ते को तय करने में। तो इससे आपके इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा। उसी चीज को कम करना है तो कैसे कम कर सकते हैं आप, क्या कि ऐसे रोड्स मतलब सप्लाई जो हमारा कनेक्टिविटी है उसको कम करना, ठीक है, उसको बढ़ावा देना, ताकि हम अपने जो समय हमें लगता है जैसे कि 1 घंटा कहीं आने जाने के लिए लग रहा है तो उसको हम कम कर सकें। ये इसका मेन मोटिव है क्या, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को लेके आने का। ठीक है, लॉजिस्टिक में क्या क्या आ जाता है, संसाधन हो गए, कच्चे माल हो गए, लोग हो गया, कोई सूची होगी या उपकरण हो गया, आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा उत्पादन बिंदु से उपभोग, वितरण और अन्य उत्पादों को तक पहुंचाने को हम क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया, बाकी आप पढ़ सकते हो। इस नीति के तहत है क्या, इसमें क्या करेंगे, प्रोसेस री इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देंगे। मैंने कहा ना कि कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा कि हम कैसे, अब मान लो कि नदी है बीच में बढ़ रही है, यहाँ से रोड है, यहाँ रोड है, तो अब क्या कर सकते हैं, एक काम हो सकता है कि हम फ्लाईओवर बनवा लें, या फिर हम हो सकता है कि यहाँ पे पोर्ट की सुविधाएं अच्छी करें और यहाँ पे हम क्या कर ले, जो हमारी नाव वगैरह होती है वो की शिपमेंट अच्छी कर दें, ताकि क्या हो कि यहाँ सड़क से आए, यहाँ उतरे, यहाँ चढ़े और यहाँ पे उतरे और आगे चला जाए। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, या फिर आप कर दो ब्रिज बनवा लो, ये वाला सिस्टम हो सकता है। तो इस चीज की कनेक्टिविटी को और ज्यादा अच्छा करना ही क्या है, इसका एम है। लक्ष्य क्या होगा कि हमारी जो जीडीपी का 14 से 15% अभी खर्च हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, 2030 तक 8% तक हम लेकर आने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में लागत देखो 16% है। इसके अलावा और टॉप 10 में शामिल होना चाहता है इंडिया, क्या है कि टॉप 10 में शामिल होना चाहता है, किसमें, लॉजिस्टिक के, जो लॉजिस्टिक से रिलेटेड कई इंडेक्स आते हैं उसमें क्या है, अभी इंडिया काफी पीछे है। अभी देखो 44 नंबर पे है, जो 2018 में रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग। और अभी इंडिया क्या किसमें शामिल होने की क्या कर रहा है, एम या टारगेट लेके चल रहा है 2030 तक टॉप 10 में आने की। ठीक है, अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है, वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी इसने क्या किया, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा हुआ है। पहले क्या थी, 6 नंबर पे थी और 5th नंबर पे कौन था, ब्रिटेन था। अभी हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए हम 5th नंबर पे आ गए हैं। इससे क्या होगा, हमारा निर्यात कई गुने बढ़ जाएगा, छोटे उद्योग और काम करने वाले लोगों को भी लाभ होगा, रोजगार वगैरह मिलेगा। ठीक है, हर जगह इकोनॉमी में क्या होगा कि वो चली जा रहा है, साइकिल चली जा रही है। इकोनॉमी क्या है, मैंने बताया था आपको, ऐसे 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 घूमकर, जैसे पैसा एक हाथ से घूम के दूसरे हाथ में जाता है ना, इकोनॉमी भी हमारी ऐसी ही चलती है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की विशेषताएं हैं कुछ, इसके तहत हम डिजिटल एकीकरण प्रणाली का कोशिश करेंगे कि सबको एक डिजिटल कर दे और हर चीज सिंगल विंडो के तहत काम कर सके। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म भी होगा। इस पे क्या होगा कि एक पोर्टल लाया जाएगा जिसमें निर्माता और निर्देशकों की लंबी और बोझिल प्रक्रिया जो है उसको हम समाप्त कर सके। इसके अलावा लॉजिस्टिक सेवाओं में आसानी, व्यापक लॉजिस्टिक कार्यक्रम लेके आया जाएगा। ये सब का सब फोकस किस पे है, ताकि हम उस टाइम को खत्म कर सके। आपने देखा कि इसके अलावा हमने पीएम गति शक्ति भी लेके आए हैं काम करने के लिए। यह नीति इस क्षेत्र को देश में एक एकीकृत, लागत कुशल, लचीला और सतत लॉजिस्टिक परितंत्र बनाने में मदद करेगी, क्योंकि यह नियमों को सुव्यवस्थित करने व आपूर्ति और पक्ष की बाधाओं को दूर करने के साथ साथ क्षेत्र के बुनियादी सुविधाओं को भी कवर करेगा। तो इसके लिए हमने कुछ और पहल भी कर रखा है। माल का बहु परिवहन अधिनियम आया था 1993 में। इसके अलावा पीएम गति शक्ति, ये तो देख लिया। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स आ रखे हैं, लीड्स आ रखी है। लीड्स क्या है, इसके तहत कौन टॉप पे है, महाराष्ट्र टॉप पे है, ये याद रखना। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, सागरमाला प्रोजेक्ट और भारतमाला परियोजनाएं इत्यादि हम लेकर आए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। तो गाइस, जो वस्त्र मंत्रालय है वो क्या कर रहा है, उसने कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अब आप कहेंगे ये तकनीकी वस्त्र क्या है, ठीक है, तो तकनीकी हर वो वस्त्र जो आप एक देखो, कॉटन का जो प्रकृति तौर पे हमें चीजें मिलती हैं जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, तो वो क्या है, वो प्रकृति के थ्रू बनाए हुए रेशे हैं जिनका हम क्या थोड़ा मॉडिफाई करके हम क्या कर रहे हैं, वस्त्र के रूप में या कपड़ों के रूप में बना रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि मैनमेड, यानी कुछ केमिकल्स वगैरह का यूज करके हम उन फैब्रिक्स को तैयार करते हैं। तो ये हो गया। अब क्या है,
अगर हम तकनीकी वस्त्र में जाए तो जो पहनने वाले कपड़े छोड़कर, जो कि हमारा नॉर्मल कपड़े होते हैं, उनको छोड़ के उनके अलावा जितने भी कपड़े होते हैं जो हमारे, जिनकी कोई कार्यात्मक भूमिका होती है, वैसे तो हमारे कपड़ों की भी कार्यात्मक भूमिका है, लेकिन किस स्पेसिफिक होती है, जैसे कि मान लो कि आपको कहाँ है, आपको हेल्थ सेक्टर में ले लेते हैं, तो हेल्थ सेक्टर में ही आप ले लो तो क्या हो जाएगा कि वहां पे भी कई चीजें जैसे बेडशीट वगैरह होगी, ग्लव्स हो गया, ठीक है, आप एप्रन वगैरह पहनते हैं, मास्क वगैरह हो गया और कैप वगैरह पहनते हैं, तो वो सब क्या हो गया, वो सब भी एक तरह के टेक्निकल कपड़े ही हो गए हैं। इसके अलावा जो आप बुलेट प्रूफ पहनते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे हैं सेना में, या फिर हो गया आप फायर प्रूफ वाले जैकेट्स पहनते हैं, और सीट बेल्ट वगैरह होगी हमारी गाड़ी की, ये सब भी क्या है, टेक्निकल कपड़े ही है। इस उपयोग के आधार पर 12 तकनीकी वस्त्र हैं। एग्रोटेक, मेडिटेक, मतलब एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड वाला, मेडी मतलब मेडिकल से, बिल्ड मतलब हम जब घर वगैरह बना रहे हैं उसके लिए, मोबीटेक मतलब जो वहां पे क्या, जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया कि कार की जो सीट्स हो गई वहां पे जो कपड़ा फैब्रिक यूज हो रहा है वो, और जो सीट बेल्ट लगा रहे हैं वो फैब्रिक, वो भी वाले ऐसे ही हैं। क्लॉथ टेक हो गया, ऑटो टेक हो गया, तो ये सब उदाहरण है, ठीक है। मोबीटेक का मतलब है वाहनों में उपयोग किए जाने वाली चीजें, जो मैंने बता दिया आपको। अब ये मिशन है क्या, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन 2020 में आया था, ठीक है। आर्थिक मामलों के मंत्रालय है जो मंत्रिमंडल, जिसके हेड कौन है, पीएम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा 1480 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, कुल व्यय किया गया है। किस लिए, ताकि हम वर्ल्ड में जो हमारी ये तकनीकी वस्त्र निर्यात है उसको बढ़ावा दे सके। अभी हमारी ये क्या है, 15% की स्पीड से ग्रो कर रहा है। कौन सा मार्केट, तकनीकी वस्त्र का मार्केट ग्रो कर रहा है, और हम चाहते हैं कि 2024 तक इसका जो व्यापार है वो 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर कितना हो जाए, 50 मिलियन डॉलर तक है, कि हमने कुछ टारगेट्स बना रखे हैं। ज्यादातर देखो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, कई बार याद नहीं है कि कौन सा टारगेट कब है, तो आप दो चीजें याद रखो, या तो 2030 होगा या तो 2024 होगा, ठीक है। 2025 वाले टारगेट हमने बहुत ही कम रखे हैं, तो 2024 और 30 को आप आसानी से गेस कर सकते हो। ये मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा, इससे हमारा मेक इन इंडिया भी पहल बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। अभी हम क्या है कि भारत में तकनीकी वस्त्रों के विकास ने पिछले 5 सालों में एक गति पकड़ ली है। प्रतिवर्ष वर्तमान में 8% की दर से क्या हो रहा है, हम वृद्धि देख रहे हैं, और अगले 5 वर्ष के दौरान ये 15 से 20% तक जाने की क्या है, संभावना है। इस वजह से इस पे और ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इस क्षेत्र में सबसे बड़े अभिकर्ता मतलब कि अनुसंधान क्षेत्र, ये जो हमारे तकनीकी वस्त्र है, इसमें सबसे टॉप पे कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन, जापान। इनकी हिस्सेदारी कितनी है, 20 से 40% की हिस्सेदारी है। इंडिया इसमें अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहता है। तो ये हो गया। इसके लिए कुछ और पीएलआई योजना में भी इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा एकीकृत वस्त्र पार्क योजना बनाया गया। जो पार्क बनाते हैं उसमें क्या करते हैं ना कि हर चीज मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे जिसमें आपको हर चीज आसपास ही मिले। आपको ये ना हो कि कोई चीज के लिए आपको 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है या दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। हर जरूरत की चीज को आपके इसी एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा, उसको पार्क कहते हैं। और इसमें एफडीआई की भी हमने 100% क्या दे दिया है, स्वचालित मार्ग से 100% अलाउ कर दिया है कि इसमें एफडीआई आ सकती है। समर्थ एक योजना तैयार की गई है। समर्थ योजना किससे रिलेटेड है, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप याद रखिए कि कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु हमने क्या किया है, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसको उसकी क्षमता निर्माण के लिए हमने समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा हमने जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पे भी काम कर रहे हैं। पावर टेक्स इंडिया, रेशम समर्थ प्रोग्राम चला रहे हैं, जूट आई केयर। देखो मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता के क्यों छोड़ रही हूँ, क्योंकि देखो ये क्या है, ये मेंस का काम है। जो ये हमारी है और कितनी पहले है, क्या महत्व है, ये सब क्या है, ये सब मेंस के प्रोस्पेक्ट से है। लेकिन हमें थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, वो मेंस से रिलेट होके आते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग भी लिख रहे हो तो आप इसके अंदर का मटेरियल नहीं लिख पाओगे। आपको सिर्फ नाम याद होगा, क्योंकि इतना बड़ा आपको टॉपिक 150 या 250 मार्क्स है। 250 तक ही वर्ड्स में आपको क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है। इसी वजह से कह रहे हैं कि क्या होगा,
बताओ क्या होगा। इसी वजह से आपको सिर्फ हेडिंग भी याद रहे और हेडिंग भी लिख दो तो वो तो भी बहुत ठीक है वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना। एक क्या है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि। यह ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना स्टार्ट करने की बात कह रहा है। कौन है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि है, ठीक है, वर्ल्ड का। ये क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे, दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना की स्टार्टिंग करेंगे। तो इसी के थ्रू एक विधेयक भी लेके आया जा रहा है, जो दूरसंचार विधेयक 2022 है। इसके थ्रू क्या किया गया, 19 जो हमारे 1885 के एक्ट था, उस भारतीय टेलीग्राम अधिनियम, इसको क्या कर लिया, इसके अंदर समाहित कर लिया। अब इसमें क्या होगा, देखो दूरसंचार विकास कोष, अब अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, दूरसंचार मतलब जो हमारा सोशल मीडिया वगैरह हो गया वो वाला, ठीक है, दूरसंचार में आ गया। और विकास कोष मतलब इसके डेवलपमेंट के लिए, और कोष मतलब फंडिंग कर रहा है। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि ये ऐसे एरिया में नेट वगैरह इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। देखो एक कनेक्टिविटी जो पिछली बात कर रही थी वो मैंने रोड थ्रू मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली कनेक्टिविटी की बात कर रही थी, और अभी जो कनेक्टिविटी की बात कर रही हूँ वो एक जगह से बैठे दूसरी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, जैसे कि मैसेज टेक्स्ट वगैरह या कॉल से, उसकी बात कर रही हूँ, उस कनेक्टिविटी को। तो उस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गांव के उस कोने तक जहां पे टावर्स नहीं है, जहां पे नेट नहीं चल रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष के बारे में बताया गया है कि इसका उद्देश्य है ग्रामीण विशेष संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर जो हम R&D कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित करना, उसके लिए निवेश करना, क्योंकि ये विकास कोष है। तो अब ऑफकोर्स है कि कोष है तो ये क्या करेगा, फंड प्रोवाइड करवाएगा। उद्देश्य प्रौद्योगिकी स्वामी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना, देशव्यापी आवश्यकताओं को पूरा करना, स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना, इसका क्या होगा, इसका एम होगा। अभी अगर हम अभी का वर्तमान स्थिति देख रहे हैं तो क्या है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जो दूरसंचार उद्योग ले रहे हैं हम, वो क्या है, वो दुनिया का सबसे सेकंड हाईएस्ट क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट उद्योग है। भारतीय कुल टेंडेंसी जो है, एक राज्य में रहने वाले प्रत्येक 100 में टेंडेंसी क्या है, टेरिडेंसी, एक स्थान में या एक क्षेत्र में रहने वाले 100 व्यक्तियों के लिए टेलीफोन कनेक्शन की संख्या कितनी है। तो ये बता रहा है कि ये क्या है, ये सिर्फ 85.11% है। तो मतलब थोड़ा आंकड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी जो 20% रह गया है वो भी पीछे क्यों रहे, क्योंकि अब देखो ना, अगर 100 लोग हैं, इसमें से मान लो कि 5 लोगों का विकास सही से नहीं हुआ, तो ये 5 लोग जाहिर सी बात है कि गलत एरिया में जा सकते हैं। सोचो आतंकवादी बन गए या फिर कुछ और ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारे इकोनॉमी को खराब करे, मानवता के लिए खतरा पैदा हो जाए। तो हम इनको भी पीछे क्यों छोड़े, भले ये संख्या बहुत कम है लेकिन संख्या है ना, उसको भी, वो भी हमारा ही पार्ट है, हमारे ही क्या रह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग का। तो हमें इनका भी क्या करना है, इनका भी डेवलपमेंट करना है। इस वजह से क्या कर रही है गवर्नमेंट, इन चीजों पे फोकस कर रही है। अभी जैसे हम 3G से 4G कवरेज की तरफ आए हैं, अब आप सुन रहे हो कि 5G भी आ गया है, और अभी हम ठीक से कनेक्शन ही प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं, इसलिए हम इंफ्रा को मजबूत करना चाहते हैं। इस वजह से ऐसे क्या लेके आ रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। तो अब आप इतने सारे टॉपिक करने के बाद समझ गए होंगे कि ये भी, इसमें भी हमें फायदा क्या होगा कि जहां भी जाएगा, मान लो कि किसी भी ऐसा एरिया जहाँ पे टावर नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, हम इंटरनेट भेज रहे हैं, तो सबसे पहले रोजगार मिलेगा, क्योंकि वहां पे काम होगा ना भाई, इंफ्रा तो बनेगा ही, टावर वगैरह लगेंगे वहां पे, फिर साथ में जो सड़कें वगैरह होंगी वो भी अगर कच्ची होंगी तो उनको भी पक्का करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं, लोगों के राइट्स क्या है क्या नहीं, ये सब भी उनको जानकारी मिलेगी। किसको मिलेगी, यहाँ बैठे लोगों को मिलेगी, और पता चलेगा कि वो बाहर से कितना कट रखे हैं। और जो लोग इनके वोट लेने आएंगे बाहर से, जैसे विधायक वगैरह जो भी खड़ेगा वहां पे वोट लेने के लिए आएंगे, तो ये अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे और बोलेंगे कि भाई आपने कुछ काम नहीं किया तो हम आपको वोट नहीं देंगे। क्योंकि जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता है वो क्या करते हैं, वो इन गलत लोगों को, गलत जो लोग खड़े होते हैं या नेतृत्वकर्ता खड़े होते हैं उनको वोटिंग कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अधिकारों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा देश सशक्त
बनेगा, इसलिए ऐसे कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट टॉपिक कुछ देखेंगे। बाय गाइस।